नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यदि आप अग्निपथ योजना में सेना की बहाली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेना की बहाली के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है। और साथ ही इधर बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और साथ ही बीजेपी और जदयू के बीच लगातार रिश्ते खराब हो रहे हैं। कभी भी एनडीए गठबंधन टूट सकता है और बिहार में नई सरकार बन सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप एक लाइक करेंगे इसी उम्मीद से तो हम वीडियो बनाते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश में भारी बवाल हुआ था, लेकिन सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेने की ठान ली है और लगातार अग्निपथ योजना को लेकर वैकेंसियां निकाली जा रही है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ योजना को लेकर ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। 24 जून से ही ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया गया है और 5 जुलाई तक अंतिम तारीख है। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर दिया गया है। जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट किया गया है। अंतिम तारीख 30 जुलाई 2022 तक रखी गई है। तो जो भारतीय सेना अग्निपथ रैली भर्ती 2022 में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। आप 30 जुलाई 2022 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यदि आयु सीमा की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी वालों को आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो आखिर अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, यदि आप 8वीं पास हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8वीं पास मांगा गया है। यदि आप सिर्फ 8वीं पास हैं, यदि आपके 33% कम से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि पूरे वैकेंसी की बात करें तो यदि अग्निपथ जनरल ड्यूटी की बात करें तो यहां 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं में कम से कम 45% अंक होना चाहिए। तो वहीं अग्निवीर टेक्नीशियन की बात करें तो यहां इंटर पास मांगा गया है। अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर की बात करें तो यहां भी इंटर पास मांगा गया है। तो वहीं अग्निवीर ट्रेड्समैन में 10वीं पास या 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात की वेतन कितना दिया जाएगा, तो देखिए, अग्निवीरों को 30,000 से लेकर 40,000 तक वेतन दिया जाएगा। और प्रत्येक महीने आपके वेतन से 30% कटकर सेवानिधि में जमा होगा और सरकार भी उसमें उतना ही जमा करेगी। और इस तरह से पूरे 4 साल में आपके वेतन से 5,02,000 रुपए जमा होंगे और सरकार भी उसमें उतना ही जमा करके उसे डबल कर देगी। और इस तरह से 10,04,000 रुपए आपके हो जाएंगे। और 4 साल के बाद यदि आप रिटायर होते हैं तो आपको ब्याज जोड़कर 11,71,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और साथ ही 75% को निकाला जाएगा। 25% अग्निवीरों को परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा जो अगले 25 साल तक नौकरी कर सकेंगे। बीजेपी और जदयू के बीच लगातार रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। लगातार एनडीए गठबंधन में घमासान मचा हुआ है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि कभी भी ये गठबंधन टूट सकता है। और जिस तरह से आरजेडी बिहार में अपना प्रचंड लहरा रही है, जिस तरह से आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उसके बाद बीजेपी और जदयू में दरार और भी पड़ता जा रहा है। और अब तो आरएसएस के मुखपत्र में नीतीश के राज को महाजंगल राज बता दिया है। आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया है कि नीतीश के राज द्वारा बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। देश में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार को नीतीश सरकार ने बना दिया है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में कहा गया है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य बन गया है। नीतीश के राज में ताबड़तोड़ अपराध बढ़ गए हैं। बिहार में जंगल राज की वापसी आ गई है। और साथ ही यहां तक कह दिया गया है कि एनडीए सरकार में जो भी कुछ हो रहा है वो सब जदयू के कारण हो रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी के कारण हो रहा है। देखिए, कहा गया कि जदयू में फिलहाल राजनीतिक अहंकार और राजनीतिक अज्ञानता सभी नेताओं में फैलने पर भारी पड़ रही है और ये नेतृत्व और पार्टी दोनों के लिए घातक साबित होने वाली है।
कहा गया कि जदयू अपने चुनावी भविष्य को खोने की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार के दौर के बाद जदयू का भविष्य अंधकारमय हो गया है। और साथ ही कहा गया है कि नीतीश सरकार में जो देश के लिए, किसी राज्य के लिए सबसे जरूरी होता है शिक्षा, तो शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। कहा गया कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है और ये सब नीतीश कुमार के राज के कारण हुआ है। नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति बेहद ही बदतर बना दी है। साथ ही कहा गया कि नीतीश के राज में शिक्षा और नौकरी में धोखाधड़ी, जालसाजी, पेपर लीक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और साथ ही कहा गया कि उच्च शिक्षा में नामांकन की स्थिति में बिहार देश के राज्यों में 33वें स्थान पर है। देखिए कितनी खराब स्थिति है। उसी तरह कहा गया सरकारी स्कूल में लड़कियों का शौचालय उपलब्ध कराने में देश भर में बिहार की स्थिति सबसे बदतर है। साथ ही बिहार में बेरोजगारी की स्थिति काफी बदतर है। सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय युवाओं से नौकरी छीनने का काम कर रही है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बिहार की काफी दयनीय स्थिति है और ये सब नीतीश कुमार के राज के कारण हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है, ऐसा आरएसएस के मुखपत्र में कहा गया है। साथ ही कहा गया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें स्थान पर है। बिहार में दिन दहाड़े हत्या और लूट की वारदात आम बात हो गई है। यानी बिहार में अब जंगल राज की वापसी नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दे दी है कि बिहार के 11 जिलों में आज भयानक बारिश होने वाली है और बाकी बचे बिहार के 27 जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश होगी। और साथ ही बीते 72 घंटे में बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, बिहार में बीते 6 दिनों में 41 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। और अभी भी खतरा टला नहीं है। एक तरफ जहां बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश होने वाली है, साथ ही तेज वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग ने लोगों को सावधान किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि बिहार के अधिकांश जिलों में 5 जुलाई तक भारी बारिश होती रहेगी। और आज बिहार के इन 11 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। ये जिले हैं बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। इन जिलों के अधिकतर स्थानों पर जोरदार या भयानक बारिश होने वाली है। तो वहीं बाकी बचे बिहार के 27 जिलों के भी कुछ स्थानों पर मध्यम तो कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। और साथ ही लगातार हो रही बिहार में बारिश और नेपाल में भयानक बारिश होने के कारण नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कई नदियों में बाढ़ आ गया है। बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। बिहार में भीषण बाढ़ आ गई है। बिहार में नदियों ने विनाश लीला शुरू कर दी है, जहां एक तरफ गरीबों के कई लोगों के घर द्वार नदी में समा जा रहे हैं, तो इधर बच्चों के स्कूल भी नहीं बच पा रहे हैं। अब बच्चे ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारे स्कूल को बचा लो। सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में 8 स्कूल नदी में समा भी गए हैं और 22 पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। और कई जगहों पर तो आधा स्कूल बह गया है, फिर भी पढ़ाई जारी है। आखिर क्या करेंगे। कटिहार की बात करें तो फिर से वही दर्द वाले दिन सामने आ गए हैं। मानसून के साथ बिहार में बाढ़ का कहर एक बार फिर से दिखने लगा है और अभी सर्वाधिक प्रभावित सीमांचल का इलाका है। अब बच्चे ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार अभी भी कटाव रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं कर रही है और सरकार के सारे दावे फेल साबित हो गए हैं। सरकार फिर से इस बार अपने निकम्मेपन को साबित कर रही है। और साथ ही नदी में कई लोगों के घर बह गए हैं। लोग अपने घर को खुद तोड़ने के लिए मजबूर हैं। और इधर कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कई पंचायतों में नदी का पानी फैल गया है। लगातार महानंदा नदी कहर बरसा रही है। पानी के दबाव से नरगद्दा गांव के पास बना डायवर्जन कटकर बह गया है। आवागमन बाधित हो गया है। साथ ही कई पंचायतें जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के खेत खलिहान सब डूब गए हैं। महानंदा नदी के विनाश लीला के कारण कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आखिर क्या करेंगे। जान बचाना प्राथमिकता हो गई है। लोग अपने बाल बच्चों को लेकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन मवेशियों को आखिर कहां ले जाएंगे। मवेशियों के चारे को लेकर काफी दिक्कत हो रही है।
एक तरफ जहां बिहार में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल में खतरनाक तरीके से बारिश होने की वजह से लगातार बिहार में नेपाल पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के कई जिले डूब गए हैं। और पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में भी भीषण तबाही आ गई है। पूर्णिया में कई पुल ध्वस्त हो गए हैं, साथ ही नदी में कटाव होने के कारण कई गांवों के घर नदी में विलीन हो गए। पूर्णिया जिले के बेसा और अमोर प्रखंड में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे कई गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अमोर प्रखंड के तालबाड़ी गांव में बने पुल कनकई नदी के कटाव के कारण ध्वस्त हो चुका है। करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क भी नदी में समाहित हो गया है। तो वहीं कनकई नदी में कटाव के कारण लगभग 100-200 घर नदी में समा गए हैं। कई लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं और मजबूरी इनकी देखिए, लोग अपने घर को खुद तोड़ने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर तोड़ देंगे तो कुछ तो बचेगा, नहीं तो नदी में यदि बह गए तो एक ईंटा भी नहीं बच पाएगा। और प्रशासन अभी तक यहाँ कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार अभी भी लापरवाह बनी हुई है। लोग अपने घर खुद तोड़कर पलायन हो रहे हैं। किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे फसलें बर्बाद हो गई है, साथ ही फसल युक्त कई एकड़ जमीन नदी में समा गए हैं। और लोगों में सरकार के प्रति लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि नदियों में जब जलस्तर बढ़ा था उसी समय यदि कटाव निरोधी कार्य शुरू हो जाते तो आज हम लोगों को इसे नारकीय जीवन नहीं जीना पड़ता। तो वहीं विस्थापित परिवारों के लिए सरकार या प्रशासन द्वारा अब तक किसी भी प्रकार के राहत सामग्री नहीं पहुंचाए गए हैं, और जिससे लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार सरकार को बनाना चाहिए था स्टेडियम, लेकिन बना दिए हैं तालाब। अब बताइए यहाँ खिलाड़ी आकर खेलेंगे या मछली पालन करेंगे? ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है बल्कि पटना का स्टेडियम है। ईटीवी भारत की पूरी रिपोर्ट देखें, किस तरह से स्टेडियम का हाल बनाकर रख दिया गया है सरकार की लापरवाही के कारण। आखिर इसमें कैसे खिलाड़ी अब खेलेंगे बताइए? पूरा का पूरा पिच खराब हो गया है। स्टेडियम लग रहा है कि कोई तालाब हो। जरा देखिए बिहार के पटना के संजय गांधी और मोइनुल हक स्टेडियम का हाल। राजधानी पटना के गर्दनी बाग रोड नंबर 4 पर स्थित संजय गांधी स्टेडियम में बारिश का पानी भर चुका है, जिसके कारण ग्राउंड पूरी तरह से खराब हो चुका है। ग्राउंड बिल्कुल तालाब के जैसा नजर आ रहा है, जिसके कारण फुटबॉल और क्रिकेट के कई मैचों को रद्द कर दिया गया है। और ऐसा ही कुछ हाल राजधानी पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का है, जो कि शहर का सबसे पुराने स्टेडियम में एक है। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो लगातार यहाँ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण लगभग 10-15 दिनों का खेल प्रभावित होता है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? नीतीश के राज में बिहार को बड़ा घाटा हो गया है। नीतीश सरकार के राजकोष में 15,000 करोड़ से भी अधिक का घाटा हो गया है, तो वहीं 92,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2021 तक बिहार में 92,687 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया गया। इसका साफ मतलब है कि धोखाधड़ी हुआ है। बिहार में बड़ा घोटाला के संकेत हैं। और सरकार ने जो 92,687 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया, तो इस पर अब राजद ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार में सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार पता नहीं क्यों इन सब बातों पर चुप्पी साधे रहते हैं। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह से हवा में बिहार में पुल उड़ जाते हैं, किस तरह से राजधानी पटना में जल जमाव होता है, किस तरह से थोड़ी सी बारिश में पीएमसीएच जैसे अस्पताल में पानी भर जाता है। और उसके बावजूद ये सरकार जो विकास का झूठा दावा करती है, ये सीएजी की रिपोर्ट में पोल खुल गया है। बिहार में इस तरह से भ्रष्टाचार का रिपोर्ट आता है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब रिपोर्ट पर चुप्पी साधे रहते हैं। बिहार में 1 जुलाई से ही प्लास्टिक बंद हो गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं।
और दूसरी ओर कार्रवाई भी जारी है और पहले दिन मात्र 550 किलोग्राम प्लास्टिक ही जब्त किया जा सका और 47,000 का ही जुर्माना वसूला जा सका। बिहार में पहले दिन प्रतिबंध का नहीं दिखा असर, धड़ल्ले से उपयोग करते हुए दिखे शहरवासी। देखिए, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गया है और यदि कोई प्लास्टिक यूज करते हुए पकड़े गए तो आम लोगों को 500 से लेकर 2,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ में जेल भी हो सकती है। और यदि औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन करते हुए आयात, भंडारण या बिक्री करने वाले किसी तरह से पकड़े गए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही 500 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। तो आखिर प्लास्टिक बंद क्यों किया गया जबकि अन्य विकल्प इससे महंगे हैं? तो देखिए, इसलिए प्लास्टिक बंद किया गया है क्योंकि इससे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। तो साहब बताइए कि प्रदूषण कैसे कम होगा? जो 20% प्लास्टिक कचरे के दायरे में आते हैं उन पर तो आपने रोक लगाया ही नहीं। चलिए मैं बताता हूं कि सरकार की नौटंकी सिर्फ यहां गरीबों के लिए और छोटे उद्योग पर जो काम करते हैं उन लोगों पर रोक लगा दिया गया है, जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों पर तो रोक लगाया ही नहीं गया है। बिहार में जिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है उससे कुल प्लास्टिक कचरे का मात्र 1.5% ही हिस्सा है। लेकिन सरकार की नौटंकी देखिए, बिहार में स्नैक्स, चिप्स, कॉफी, केचप आदि में बैन नहीं लगाया गया है। साथ ही जो कोल्ड ड्रिंक के बोतल होते हैं या मिनरल वाटर के जो बोतल होते हैं उन पर भी बैन नहीं लगाया गया है। और ये सब आपको यदि आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी कचरा देखेंगे तो आपको चिप्स, कुरकुरे, लेस आदि के 1-2 पैकेट जरूर ही नजर आ जाएंगे। तो सरकार ने इन पर बैन नहीं लगाया है, जबकि ये प्लास्टिक के कुल कचरे का 20% हिस्सा है। तो बताइए अब बिहार में कैसे प्रदूषण कम होगा? तो क्या इन बड़ी कंपनियों से आपको डर लगता है साहब, जो इन पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है और बड़े बड़े दावे करते हो कि हम प्रदूषण कम करेंगे? सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने से नहीं होगा प्रदूषण कम।